प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। आइए आज की घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि तेजी से अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। आज की इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम सिर्फ ऐतिहासिक घटनाक्रम को और आज की न्यूज को पढ़ेंगे और कल से हमारा एक सीक्वेंस शुरू होने जा रहा है जिसमें हम न्यूज के साथ साथ में ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ साथ में लगभग 40 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो करंट अफेयर से भी जुड़े होंगे और जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, खास तौर से आपके जो एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए तेजी शुरुआत करते हैं इस घटनाक्रम पर। आज की घटनाक्रम क्या है? आज 25 दिसंबर है और आज 25 दिसंबर के दिन क्या हुआ है ध्यान देना है। 1771 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय मराठाओं के संरक्षण से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? मराठाओं का सहयोग प्राप्त हुआ और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ सके आज के दिन। सारे विद्यार्थियों, अगले घटनाक्रम पर चलते हैं। आज ही के दिन क्या हुआ है? 1892 में स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य स्थित चट्टान पर 3 दिन तक साधना की थी। आप देखते हैं वहां पर विवेकानंद रॉक भी बना हुआ है और वहां पर 3 दिन तक इन्होंने साधना की थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन अगली घटनाक्रम क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 1974 को रोम जा रहे एयर इंडिया के विमान बोइंग 747 का अपहरण किया गया। तो 1974 में एयर इंडिया का विमान था बोइंग 747, इसका अपहरण किया गया। आइए अगले घटनाक्रम पर देखते हैं। 25 दिसंबर को 1924 में भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ यूएनओ में पहली बार कोई आदमी अगर हिंदी में जिसने भाषण दिया है तो वो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगले घटनाक्रम पर आ जाइए। देखिए, नासा का रोवर परसिवरेंस मंगल ग्रह पर मिली चट्टानों के नमूने भेजना शुरू करेगा। ज्वालामुखी चट्टानें जेजेरो क्रेटर की उम्र और मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। पृथ्वी पर प्रयोगशाला में इन चट्टानों और मिट्टी के नमूनों की अधीक्षण करेकर मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाया जा सकता है। नासा का मार्स रोवर परसिवरेंस जेजेरो क्रेटर में अपने अन्वेषण स्थल पर 10 सिलेंडर रखेगा। देखिए, नासा का जो रोवर परसिवरेंस है, इसके माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, कहां से? मंगल ग्रह से। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि क्या वहां पर चीजें हैं, चट्टानों और मिट्टी के नमूनों से देखा जाएगा, क्या जीवन का पता लगाया जा सकता है, क्या जीवन संभव है वहां पर। ये सभी उद्देश्य के लिए नासा ने जो है रोवर परसिवरेंस को मंगल ग्रह पर भेजा है और जिसके माध्यम से वहां ज्वालामुखी चट्टानों का भी अध्ययन हो रहा है, मिट्टी का भी अध्ययन हो रहा है और उनके नमूने का अध्ययन हो रहा है कि क्या जीवन संभव है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आइए अगले घटनाक्रम पर चलते हैं। सारे विद्यार्थियों, अगला घटनाक्रम है भारतीय पीएचडी छात्र ऋषि राज पोपट ने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया है। ये नाम याद रखिएगा, शोध छात्र हैं पीएचडी के। इन्होंने क्या किया है? इनका नाम है ऋषि राज पोपट। इन्होंने 2500 साल पुरानी संस्कृत की पहेली को सॉल्व किया है। उन्होंने पाणिनि, जिन्हें भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, द्वारा सिखाए गए एक नियम को डिकोड किया है। पाणिनि द्वारा जो नियम दिया गया है उसको डिकोड करने का काम किया है, पहेली को हल किया है। और राज पोपट की खोज का मतलब अब यह हो सकता है कि पाणिनि का व्याकरण भी पहली बार कंप्यूटर को सिखाया जा सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारतीय व्यवस्था में कि पाणिनि ने जिस व्याकरण को लिखा है उस व्याकरण को अगर हम कंप्यूटर में डालेंगे तो हम एक शुद्ध संस्कृत को लिख सकते हैं। कंप्यूटर की दृष्टि से वैसे भी ये कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि कंप्यूटर की दृष्टि से बोलते हैं कि संस्कृत भाषा सर्वोत्कृष्ट है, सबसे सही भाषा संस्कृत मानी जाती है, क्योंकि यह व्याकरण पर आधारित होती है
और इसमें हलंत का, विसर्ग का, इन सबका बिल्कुल स्पष्ट मतलब है। इनमें द्व्यर्थी नहीं है, भ्रम नहीं है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए संस्कृत भाषा कंप्यूटर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो याद रखिएगा। और ये है आपके ऋषि राज पोपट। अब देखिए, ऋषि नाम से आजकल बहुत चर्चा हो रही है। ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बन गए और ऋषि राज पोपट ने भारत में इन्होंने 2500 साल पुरानी पहेली का भी हल कर दिया है, तो याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आगे चलते हैं। अगली घटनाक्रम क्या है? संसद ने समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 पारित कर दिया है। हमारी संसद ने क्या किया है? समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 को पारित किया है। विधेयक की मदद से भारतीय अधिकारी सुदूर समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र में डकैती एक बड़ी ही अचरज वाली बात है, क्योंकि वहां पर कोई होता नहीं है और ऐसे में जब डकैत लोग आ जाते हैं, उसके माध्यम से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमालिया में और तमाम जगह के ऐसे डकैत अक्सर सुनाई पड़ते हैं कि सबको मार दिया और सारा कुछ जो है कब्जे में कर लिया। तो ऐसी स्थितियों में ध्यान दीजिएगा कि हमारे भारत में जो है डेमोक्रेसी लागू है, डेमोक्रेसी लागू है यानी लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है। तो यानी दोनों बातें हमारे यहाँ पर है। इसीलिए हर काम जो होगा वो कैसे होगा? कानून के आधार पर होगा। तो अगर समुद्री डकैती है तो उसके लिए भारत की संसद ने क्या किया है? समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 पारित कर दिया है। आइए अगले घटनाक्रम पर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पर डे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम लेकर आपके समझ आता हूँ और उद्देश्य होता है कि सभी बातों से जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं आपको अवगत कराया जाए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेकर, ध्यान दीजिएगा, राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में एक तरफ जहां पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, वहीं झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का एसपीआई स्कोर सबसे कम 43.95 और बिहार का 44.47 रहा। रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों, यानी जो हमारे 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका, और देश के 707 जिलों का सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका गया है। तो आपको याद रखना है कि समिति ने किसको अच्छा माना है? इस समिति ने माना है पुडुचेरी को, पुडुचेरी। इसके अलावा क्या कहा गया है? लक्षद्वीप, और कौन है? गोवा। ये सबसे ऊपर है, टॉप पर हैं। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? वो झारखंड की है और बिहार की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगामी समय में। सारे विद्यार्थियों, अगली महत्वपूर्ण खबर क्या है, इस पर गौर करिएगा। नेशनल माइनर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने चेन्नई में प्रतिष्ठित आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता। किसने जीता है? नेशनल माइनर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने जीता है। क्या जीता है? कौन सा पुरस्कार? चेन्नई में जीता है। और कौन सा? आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता। एनएमडीसी की ओर से एनआर के प्रसाद सीजीएम ने डॉक्टर के ओन मुडी उच्च शिक्षा मंत्री तमिलनाडु सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया। देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक एनएमडीसी को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एनएमडीसी, ठीक है, ये जो है इसकी बात हो रही है और इसे सम्मानित किया गया। ये खनिज के क्षेत्र में पुरस्कार है, तो याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है किसे मिला है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नेशनल माइनर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। अगली महत्वपूर्ण घटना पर आ जाइए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए कई सुविधाओं को फ्री में कर दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने फाउंडेशन डे के मौके पर
अपने फाउंडेशन डे के मौके पर क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। आईडीएफसी बैंक ने अपने फाउंडेशन डे के मौके पर क्या किया है, कई सर्विसेज पर चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है। बैंक की तरफ से मिल रही बैंकिंग सर्विसेज पर ग्राहकों से पैसा नहीं वसूला जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जीरो फ्री बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की है। सभी सर्विसेज ग्राहकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो जीरो फ्री बैंकिंग सर्विसेज, इस शब्द को याद रखना है, जीरो फ्री बैंकिंग सर्विसेज किसने किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अपने फाउंडेशन डे के अवसर पर उन्होंने सर्विसेज पर चार्जेस को हटा दिया है। आज की 7वीं खबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ देंगे, ये घोषणा की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वह सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीम चलाएंगे। इससे पहले एक पोल में उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें ट्विटर के प्रमुख पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एलन मस्क एक बहुत बड़ा नाम है बिजनेस के क्षेत्र में, और ट्विटर के जो है उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। ऐसे में उन्होंने सीईओ के पद से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से अपना त्याग पत्र देने की बात की है। बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया। देखिए, बाजरा के महत्व के संदर्भ में क्या हुआ है, कृषि मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया है। मिलेट फूड फेस्टिवल के दौरान संसद भवन परिसर में संसद सदस्यों को मिलेट और व्यंजनों की ब्रांडिंग प्रदर्शित की गई और बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ परोसे गए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम, इटली में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। एफएओ के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। इसका मुख्यालय रोम में है, रोम इटली में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय वर्ष बाजरा के लिए, बाजरा अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाने की बात हुई है। अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है और यूएनओ ने इसको मान्यता दे दी है। तो 2023 को हम क्या मना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकते हैं। नौवीं खबर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने मौजूदा आर्थिक स्थिति और भू राजनीतिक घटनाक्रमों से पैदा हुई चुनौतियों की समीक्षा की। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 599वीं बैठक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में कोलकाता में हुई। तो ये 599वीं बैठक हुई है, गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास, और कोलकाता में बैठक संपन्न हुई है। अगले घटनाक्रम पर आ जाएंगे हम लोग। आज की 10वीं न्यूज क्या है, मेजर जनरल मोहित सेठ ने काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये मोहित सेठ का नाम याद रखिएगा, मोहित सेठ, इन्हें क्या बनाया गया है, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो का जनरल ऑफिसर कमांडिंग, ये नाम याद रखिएगा। आज की 11वीं खबर क्या है, आईआईसीए ने पर्यावरण सामाजिक शासन के क्षेत्र में प्रभावशाली अग्रणी व्यक्ति तैयार करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की। सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री लीना नंदन इसके लॉन्च के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन कुछ इम्पोर्टेंट घटनाक्रम के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। उद्देश्य होता है कि किस तरह से हम चीजों को और बेहतर से बेहतर कर सकें। आज के घटनाक्रम में सिर्फ ऐतिहासिक और आज के महत्वपूर्ण बातों का ही संग्रह था। कल से जब हमारी मुलाकात होगी तो हम उसमें 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ 30 के आसपास हम उसमें पढ़ेंगे जो जीके जीएस से जुड़े हुए प्रश्न हैं, ताकि आगामी जो एसएससी जीडी की परीक्षा है उसमें हम बेहतर तरीके से कुछ कर सकें। हमारे विद्यार्थी हालांकि हमारे मार्गदर्शन में यहाँ पर बराबर पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा सिलेक्शन यहाँ से होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे विषयों पर, जीएस पर, जीके पर और जो घटनाक्रम है, करंट अफेयर है, इन सब पर बहुत ब्रॉड स्टडी यहाँ पर हो चुकी है और इसका लक्ष्य है कि 5 तारीख से पहले वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और हम लोग उसमें पूरी तरह से सफल भी हो रहे हैं। विद्यार्थी भी पूरी सहभागिता दिखा रहे हैं और हम लोगों का प्रयास भी सार्थक हो रहा है। ऐसे में हम लोग बहुत जल्दी एक अच्छे परिणाम के साथ आने वाले हैं। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं तक है। कल हम लोग थोड़ा लंबा समय लेकर ढेर सारे क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन पथ पर हमेशा सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। जाति, धर्म, क्षेत्र इन सब बातों से ऊपर उठ करके एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास करिए। ईश्वर आपकी मदद करे। जय हिंद।